हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग के लिए बहुत ही एक बड़ा अपडेट लेकर आप लोग के मैं समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जो कि आप लोग को बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा ट्री 2.0 से आप लोग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। तो देखिए, मैं आ गया हूं अभी आप लोग के बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के होम पेज पर आ चुका हूं और देखिए आज के ही डेट में यहाँ पर 21/12/2023 को यहाँ पर स्कूल टीचर हेडमास्टर रिटेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिगार्डिंग एक नोटिस यहाँ पर आप लोग के रिजल्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस जो है यहाँ पर दिया गया है। तो काफी ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोग के समक्ष लेकर हमेशा आते रहता हूँ, अपडेटेड वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, चलिए यहाँ पर हम लोग नोटिस को देखेंगे कि क्या नोटिस है। चलिए, उसको मैं नोटिस को तो डाउनलोड कर लिया हूँ। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग को बीपीएससी का होम पेज है। ठीक है ना। और आप लोग को जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो बीपीएससी ट्री 2.0 का रिजल्ट के रिगार्डिंग और काउंसलिंग के रिगार्डिंग, दोनों के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ा अपडेट है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि क्या अपडेट है। तो देखिए यहाँ पर बीपीएससी का जो नोटिस है, नोटिस का देखिए आप लोग एकदम बिल्कुल स्लाइड से एक एक चीजों को मैं बताऊंगा, इसलिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए आप लोग का ये जो विज्ञापन संख्या है दोस्त मेरे, ये आप लोग का जो अध्यापक वाला जो नियुक्ति का परीक्षा है, उसका विज्ञापन संख्या 27/2023 आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए पहले क्या लिखा गया है कि 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा का परीक्षा फल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांशिक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो फॉर्म भरते समय जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, उसका आप लोगों के मूल प्रति से उसका जो है जांच किया जाएगा। अब नीचे क्या दे रहा है कि असफल होने पर उसकी पात्रता और परीक्षा फल दोनों स्वतः रद्द समझी जाएगी। यानी कि आप लोग वो डॉक्यूमेंट देने में असफल होते हैं तो आपकी पात्रता जो है वहीं पर रद्द समझी जाएगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और महत्वपूर्ण चीज क्या है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि इसलिए अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को अपलोड डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड किए गए कागजात या दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा। यानी कि आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, वो अभी आप लोगों को डाउनलोड करना है। ठीक है ना। और वो डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें देखिए एक रजिस्ट्रेशन सहित आप लोग को वाटर मार्क उसमें आ जाएगा। ठीक है ना। जो डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कीजिएगा, जो आप लोग के द्वारा उस समय डाउन अपलोड किया गया था, अभी डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन सहित एक वाटर मार्क भी आ जाएगा। और वह वाटर मार्क पूर्व वाटर मार्क से भिन्न होगा। यानी कि जो ट्री 1.0 का वाटर मार्क था उससे बिल्कुल भिन्न होगा। आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि पहले वाला ही हम लोग लेकर चले जाएं। आप लोग को इस बार जो है वीडियो को, आप लोग को वीडियो कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है और उस पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नया वाटर मार्क के साथ वो वेरिफिकेशन के लिए ले जाना है। आप लोग इसके लिए एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इसमें। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर जो अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्र डाउनलोड करके जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, शासी विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। यानी कि काउंसलिंग में भी इसको प्रस्तुत करना है, काउंसलिंग समय यही वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करना है, जो कि मैं आप लोग को बता दिया। क्योंकि ये मैं जो ये एडवर्टाइजमेंट को मैंने, नोटिस को मैंने पहले ही पढ़ लिया है, इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए पहले ही पढ़ चुका हूँ और आप लोग को बता रहा हूँ। तो काउंसलिंग के समय में यही वाटर मार्क वाला जिस पर यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर और वाटर मार्क होगा वो आप लोग को काउंसलिंग में ले जाना है। ठीक है ना। और उसके बाद क्या कर रहा है कि आयोग के द्वारा वाटर मार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं। यानी कि जिस डॉक्यूमेंट पर आपके वाटर मार्क नहीं होगा वो किसी हालत में वो स्वीकार वहां पर काउंसलिंग में नहीं किया जाएगा। और दोस्तों ये रिजल्ट जो है आज हो सके या कल हो सके, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है कि आज और कल में आ जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अभी एक लेटर जो जमुई डिस्ट्रिक्ट का जो है आप लोग को डीईओ के द्वारा जो वहां पर आप लोग का काउंसलिंग संबंधित एक लेटर जो है काफी वायरल होते चल रहा है। ठीक है ना। खैर चलिए वीडियो में मैं उसको भी दिखाऊंगा, जो कि 25/12/2023 से वो आप लोगों के लिए
वो नोटिस वायरल हो रहा है कि 25/12/2023 से पहले हेडमास्टर की जो काउंसलिंग है वो होगी, उसके बाद जैसे जैसे आप लोग की परीक्षाएं हुई है वैसे वैसे काउंसलिंग का डेट आप लोग का आएगा। तो उन चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग क्या कि वाटर मार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप लोग पुनः कोई अपलोड करके पुनः डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्रशासनिक विभाग से अनुशंसा पर ही वो चीज की जाएगी। यानी कि अगर पुनः कोई डॉक्यूमेंट अगर छूट गया है उसको अपलोड करके डाउनलोड करना है तो वो प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही वो निर्भर करेगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पीएच कैंडिडेट के लिए यानी कि दिव्यांगों के लिए ये चीज यहाँ पर अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है कि सभी दिव्यांग को आईजीएमएस और एम्स में उनकी जांच करवाई जाएगी, ठीक है ना। इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि उनका एम्स में उनके दिव्यांगता प्रमाण जो संबंधित प्रमाण पत्र है उसकी जांच एम्स और आईजीएमएस में कराई जाएगी कि जो आप लोगों ने प्रमाण पत्र दिया है क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहा है कि इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया था। यानी कि जो आप लोगों ने दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिया था उसी पर अतिरिक्त समय भी दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाता है कि जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनकी दिव्यांगता का दावा सही नहीं है, अगर आप लोगों की दिव्यांगता का दावा सही नहीं है तो निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने पर पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा। यानी कि आप लोग अगर उस स्टैंडर्ड पर जितना दावा आप लोग कर रहे हैं कि नहीं मैं इतना दिव्यांग उतना अगर नहीं पाया जाता है जांच करने पर तो आप लोग की परीक्षा फल स्वतः रद्द समझी जाएगी। और देखिए यहाँ पर क्या कर दिया रहा है कि कदाचार मुक्त समझते हुए आगे दोषी मानते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आवश्यक कार्रवाई आप लोगों पर की जाएगी जो दिव्यांग अभ्यर्थी है। तो भाई अपना जो सर्टिफिकेट है आप लोग एकदम बिल्कुल सही जिनका है वही पहुंचेंगे, ठीक है ना। अभी भी मैं बता दे रहा हूँ जिनका जो सही है आप लोग वही कीजिएगा, कोई फर्जीवाड़ा मत कीजिएगा नहीं तो पकड़े जाइएगा इसमें। ये जहां पर चेकिंग होगा आईजीआईएमएस में और एम्स पटना में आप लोगों की जांच कराई जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या, ये ट्री 1.0 में जो है वो जो कट ऑफ मार्क जो था उसको काफी लो कर दिया गया था, लेकिन इस बार एकदम डायरेक्टली कह दिया गया है कि वो अनरिजर्व यानी कि समान वर्ग के लिए उम्मीदवारों को 40% ये अर्हता एवं कट ऑफ जो है क्या होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% ये न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि इतना हर हाल में आपको लाना है। अगर यहाँ इतना नहीं लाते हैं, न्यूनतम अर्हतांक से कम लाते हैं तो आप लोगों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, ये क्लियर बात समझ लीजिए। पिछला बार क्या हुआ था कि ट्री 1.0 में आप लोगों को नोटिस तो वैसे ही निकाला गया था लेकिन बाद में उसको कट ऑफ को जो है कम कर दिया गया था जिससे कट ऑफ काफी लो चला गया था, ठीक है ना। तो इस बार वैसे नहीं होना है, आप लोग को न्यूनतम ये यूआर कैंडिडेट 40%, पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी कैंडिडेट 36.5 और अत्यंत ईबीसी 34%, एसी और एसटी के लिए 32% एकदम लाना अनिवार्य है हर हाल में न्यूनतम, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए एक चीज तो ये हो गया, ठीक है ना, ये तो बात हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या है कि आरक्षण नियमानुसार मेधाक्रम के सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि की रिक्ति भरी जाती है। आप लोग हमेशा जानते हैं कि पहले यूआर कैटेगरी की रिक्ति ही भरी जाती है, इसलिए ये भरी जाती है दोस्तों कि अगर यूआर कैंडिडेट का जो सीट है वो ज्यादा हो जाए अभ्यर्थियों से तो जितने कोटि वाले जो छात्र हैं उनको अनरिजर्व में ही उनका रिजल्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए वही चीज दिया जा रहा है कि यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो तो आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो, संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि में के विरुद्ध सफल घोषित हो जाए। यानी कि जितने आरक्षित श्रेणी में आते हैं, बीसी में आ गए, ईबीसी में आ गए, ठीक है ना, एससी में आ गए, एसटी में आ गए, अगर यूआर में अगर सीट ज्यादा हो गया तो इन सबका जो है सब में इसी में यूआर में ही उनका रिजल्ट कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा, इसका मतलब सेपरेट कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा, अर्थात यह एनए यानी कि नॉट एप्लीकेबल रहेगा। तो इन चीजों को भी जान लीजिए। पिछला बार आप लोग कट ऑफ देखे होंगे तो एन ए करके आ रहा होगा, ठीक है ना। सिर्फ यूआर में आप लोग को सपोज कीजिए कि 39 मार्क्स, कहीं कहीं आप लोग को जनरल जो उठाया गया था बाकी एने एने करके दिखाया गया तो ये 30 मार्क में ही सब किसी का ये रिजल्ट कर दिया गया। बाकी जो कोटि जो था उनको कोई रिजल्ट उसका कट ऑफ जो है सेपरेट जारी नहीं किया गया। तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है कि साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उनका प्राप्तांक ही उनका कट ऑफ हो जाएगा।
ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सब चीजें वही है। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये जो टाई ब्रेकर वाला जो कहानी है, यहाँ से मेघा क्रम एवं टाई ब्रेकर पर क्या है देखिए कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर ही आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों का औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी कि यहाँ पर कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए कि जो आप लोग सोच रहे थे कि 150 मार्क्स पर रिजल्ट निकाला जाएगा, नहीं दोस्तों, ये 120 मार्क्स पर ही निकाला जाएगा। और 120 में भी देखिए यहाँ पर कितने पर, 120 पर आप लोगों का ये जो औपबंधिक मेधा सूची तैयार होगी उसमें भी क्या चीज है देखिए यहाँ पर प्रथम टाई ब्रेकर देखिए यहाँ पर क्या है, तो उपयुक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग 3, यानी कि 120 नंबर में अगर सपोज कीजिए कि एक कैंडिडेट का 80 आ रहा, दूसरा का भी 80 आ गया, 80 नहीं, 80 तो पूरा थी, ठीक है, सपोज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 80-80 आ गया तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा कि जिसमें भाग 3 था, यानी कि भाग 3 मतलब जिसमें 80 प्रश्न वाला जो आपका प्रथम टाई ब्रेकर जो था, उसी को टाई ब्रेकर माना जाएगा, भाग 3 को प्रथम टाई ब्रेकर माना जाएगा। यानी कि पहला जो था आप लोगों को 40 नंबर, दूसरा 80 नंबर का जो आप लोग का जो मुख्य विषय का जो था, इसमें इसको पहला ट्राई ब्रेकर माना जाएगा 80 नंबर वाले को, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन 1 से 5 के अध्यापक वाले में दोस्तों ये भाग 3 नहीं रहने के कारण उसमें कोई टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। 1 से 5 वाले अध्यापक में कोई टाई ब्रेकर नहीं रहेगा क्योंकि उसमें भाग 3 था ही नहीं। तो ये तो बात हो गई आप लोगों को। अब देखिए टाई ब्रेकर 1 के संबंधित और क्या चीज दिया जा रहा है कि टाई ब्रेकर 1 के बाद भी अगर समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर के रूप में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग 1 से 5 के अध्यापक हेतु किया गया है। यानी कि 1 से 5 वाले लोग देख लें कि आप लोगों के लिए टाई ब्रेकर जो है वो भाषा वाले, मतलब जिनका भाषा में अधिक नंबर आ जाएगा उनको ज्यादा वरीयता दे दी जाएगी, ये 1 से 5 वाले लोग के लिए है। इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या कि परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों के लिए इसको डायरेक्टली आप लोग को मैं समझा देता हूँ कि 1 से 5 के लिए भाषा वाले का वरीयता दी जाएगी, लेकिन 6 से 8 और 9, 10 और 11, 12 के लिए इन लोगों के लिए जो भाषा अर्हता का पेपर है उसको शून्य कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर न्यूनतम अर्हतांक को आवश्यकता अनुसार शिथिल करने के पश्चात तहत भाषा भाग में न्यूनतम अर्हतांक शून्य घोषित किया गया है। यानी कि भाषा की अर्हता को बिल्कुल खत्म कर दी गई है, उसमें कोई आप लोग पासिंग और ये पास फेल करके कोई चीज रह नहीं गया है भाषा वाले में, ठीक है। तो इसलिए भाषा भाग के प्राप्तांक को टाई ब्रेकर 2 के रूप में नहीं रखा गया है। यानी कि यहाँ पर समझ लीजिए कि 1 से 5 के शिक्षकों को टाई ब्रेकर के रूप में भाषा वाला भाग रखा गया है, लेकिन उसके आगे जैसे ही बढ़िएगा 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 होने के लिए इसमें टाई ब्रेकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा भाषा के लिए। भाषा वाला में टाई ब्रेकर नहीं होगा आप लोगों के लिए, भाषा भाग का टाई ब्रेकर नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 1 से 5 वाले में होगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए कि टाई ब्रेकर 3 के रूप में क्या और 4 के रूप में क्या उपयोग किया जाएगा, तो ये हमेशा किया जाता है कि अगर फिर भी अगर आप लोगों को अगर सपोज कर लीजिए कि पहला तो समझ लीजिए कि अगर सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट का 62 है, दूसरा का भी 62 हो गया, दूसरा अगर बात हो गया कि भाषा में तो अब तो 6, 8, 9, 10 वाले लोग के लिए खत्म कर दिया, लेकिन अगर वहां पर भी दोनों मार्क्स सेम हो जाएगा तो पहले उसकी उम्र की वरीयता दी जाएगी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से उसकी वरीयता को निकाला जाएगा। यही दे रहा है कि अभ्यर्थी का उम्र पहले देखा जाएगा। उसमें भी टाई ब्रेकर हो जाए तो चौथा टाई ब्रेकर के रूप में देवनागरी लिपि में, यानी कि ABCD से उसका जिसका पहले नाम होगा उसको वरीयता दी जाएगी। इन चीज को देख लीजिए, ठीक है ना, ये बात हो गई। अब देखिए कि अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान और शर्त देख लीजिए, यहाँ पर क्लियरली दे दिया गया है कि 18 महीने का DELED का मान्यता समाप्त कर दी गई है। ये चीज को देख लीजिएगा, इसका मेन मकसद यही है इस पैराग्राफ का। 18 महीने का डिप्लोमा DELED की डिग्री जो है ये समाप्त कर दी गई है, इन चीजों को देख लीजिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे ये हो रहा है कि ये समाप्त जो कर दी गई उसके बाद देखिए क्या है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के कंडिका 2 में उपकंडिका आप लोगों को 26 के तहत ये प्रावधानित है कि शिक्षण प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी भी उपाधि विशेष की समतुलता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद यानी कि एनसीटीई के परामर्श से ही शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और आगे देखिए क्या दे रहा है कि फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय
इसके बाद भी अगर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी अगर कोई निर्णय आ जाता है, तो उससे जो परीक्षा फल जो है प्रभावित होगा, बिल्कुल होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों ये जमुई में जो आप लोगों का काउंसलिंग का जो डेट का ये लेटर जो घूम रहा है 25/12/2023 का, अब कितना सच्चाई है भगवान जाने, इसमें तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना? लेकिन आप लोगों को उससे स्पष्ट ये होता है कि आप लोग का रिजल्ट जो है, आप लोग को देखिए कि आज 22 तारीख है, ठीक है ना? 22 तारीख को आज ही में भी रिजल्ट आप लोग को आयोग के साइट पर अपलोड कर दिया जाए, तो आप लोग के लिए काफी खुशी की बात है। और दोस्तों आप लोगों के लिए इसके ग्लोबल क्लासेस जो है, आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से भाई, एकदम ऑल द बेस्ट सभी किसी के लिए। आप सभी का रिजल्ट एकदम अच्छा हो। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिजल्ट आ जाने के बाद लिखे कि सर मेरा रिजल्ट आ गया है। इस चीज को आप लोग जरूर कीजिए, ठीक है? और मैं इतना आप लोगों से अपेक्षा कर सकता हूँ कि आप लोग जरूर रिजल्ट अपना शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज का इतना ही वीडियो जो था, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था आप लोगों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। और जैसे ही नया अपडेट आएगा या रिजल्ट से संबंधित और कोई जानकारी आएगी, तुरंत लेकर मैं आप लोगों के समक्ष लेकर मैं उपस्थित हूँगा उस नोटिस को या उस जानकारी को। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए इतना अपडेटेड जो जानकारी हमेशा इसके ग्लोबल क्लासेस के द्वारा लाया जाता है। आप लोग चैनल पर अगर नए हैं दोस्त, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।